हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परिस्थिति के बारे में कि समाजशास्त्र की भाषा में परिस्थिति किसे कहा गया है, स्टेटस क्या होता है। तो अरस्तू ने परिस्थिति और भूमिका दोनों शब्द का प्रयोग अपनी बुक पॉलिटिक्स में किया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से जो प्रयोग करने का श्रेय जाता है वो रॉल्फ लिंटन को जाता है और इन्होंने अपनी बुक ए स्टडी ऑफ मैन 1920 में इसको दिया था। तो परिस्थिति की जो अवधारणा है उसके बारे में जो विचार करने वाले दूसरे विद्वान थे वो थे मर्टन हिलर, पार्सन्स, जॉनसन, डेविस मूरे आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने अरस्तू के अलावा या रॉल्फ लिंटन के अलावा भी परिस्थिति जो शब्द है इस पर काम किया था। तो आइए पढ़ते हैं कि परिस्थिति क्या होती है। परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है कि स्टेटस क्या है। समाज में जब स्टेटस की बात होती है तो लोग देखते हैं कि समाज में किसी व्यक्ति का स्टेटस क्या है, समाज उसको किस नज़र से देखता है, उसे कौन सी श्रेणी में रखता है, क्या उसे वो ऊंचे श्रेणी में रखता है या नीची श्रेणी में रखता है, उसका स्टेटस हाई है या लो है। तो ये सारी चीज़ें समाज में हमारी जो परिस्थिति है उसे डिफ़ाइन करती हैं। तो समाजशास्त्र की भाषा में परिस्थिति जो कहा गया है उसका मतलब है कि समाज में एक व्यक्ति एक साथ कई सारी भूमिकाएं निभाता है। जैसे घर परिवार में वो एक परिवार का कर्ता होता है, किसी ऑफिस में या किसी जॉब में वो उसमें जॉब में काम करता है या किसी सेना में वो अधिकारी हो सकता है। वही दूसरी और जाति व्यवस्था में उसका रोल कुछ और हो सकता है। तो ये सब चीज़ें समाज में एक व्यक्ति के स्टेटस को बताती हैं कि एक व्यक्ति का समाज में रुतबा क्या है और समाज उसे किस नज़र से देखता है। तो किसी व्यक्ति की समाज में जो स्थिति है वो जिन पदों को धारण कर रहा है, चाहे वो किसी का पिता हो, चाचा हो, मामा हो या भाई हो, या वो किसी जॉब में क्लर्क हो या अधिकारी हो, या जाति व्यवस्था में उसका क्या रोल है, क्या उसका स्थान है, ऊंचा या नीचा। तो ये सारे जो पद हैं इन्हें समाजशास्त्र की भाषा में परिस्थिति कहा गया है। तो प्रत्येक समाज एवं समूह में व्यक्ति एक समय विशेष में कोई ना कोई स्थान व पद अवश्य धारण करता है। हम सभी जो हैं किसी ना किसी समाज का हिस्सा होते हैं और कोई ना कोई रोल हम प्ले करते हैं। समाज में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए कोई ना कोई पद हम धारण करते हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो कोई उच्च पद पर होता है और कोई निम्न पद पर। एक ही व्यक्ति का एक क्षेत्र में पद नीचा हो सकता है, जैसे कि एक हरिजन सेना में मेजर होने के कारण ऊंचे स्थान पर हो सकता है, वही दूसरी ओर जाति व्यवस्था के सोपान में उसे निम्न स्थान प्राप्त हो सकता है। यानी कि एक ही इंसान कहीं ऊंचा पद धारण करता है, कहीं नीचा पद धारण करता है, कहीं उसे एक अधिकारी होने के नाते या किसी और क्वालिफिकेशन की वजह से उसे ज़्यादा वैल्यू दी जा रही होती है, वही जाति व्यवस्था में उसे नीचा जो है स्थान दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति चाहे वो अपने परिवार का मुखिया हो या कहीं भी जॉब में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, तो एक ही समय में बहुत सारे जो पद है उन्हें धारण करता है और उनको निभाता है। तो इसे ही समाजशास्त्र की भाषा में जो है परिस्थिति कहा गया है, जो कि हर व्यक्ति जो है को समाज से मिलती है और व्यक्ति उसके अनुसार काम करता है। अब बात करते हैं परिभाषा के बारे में। परिस्थिति की जो परिभाषा है उसमें पहली आती है रॉल्फ लिंटन के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। यानी कि एक समाज में रहते हुए व्यक्ति जिन परिस्थितियों को या जिन पदों को धारण करता है, जैसे कि वो परिवार का मुखिया, किसी का पिता, भाई, चाचा, मामा, कुछ भी हो सकता है, या वो समाज में रहते हुए जो भी वो काम करता है, जो भी वो व्यवसाय करता है, वहाँ उसका पद किस तरह का है, वो बड़े पद पर है या छोटे पद पर है। कुछ परिस्थितियाँ व्यक्ति को इस तरह मिलती है, जाति व्यवस्था के आधार पर मिलती है। तो ये एक समाज में रहते हुए व्यक्ति जिन पदों को एक ही समय में धारण करता है उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन आती है इलियट और मेरिल की, कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा विशेष प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। यानी कि कोई भी पद प्राप्त करने के कई रीज़न हो सकते हैं। या तो कोई व्यक्ति अपने लिंग के आधार पर कुछ पद प्राप्त करता है कि वो किसी का पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, या
या वो इस बेस पर कि आयु के बेस पर कि वो परिवार में बड़ा है या समाज समाज जैसे बड़े बुज़ुर्गों को वैल्यू देता है, उन्हें सम्मान देता है, ठीक उसी तरीके से परिवार भी देता है। तो या तो वो आयु के आधार पर कुछ विशेष पद धारण कर सकता है, जिन्हें कि जो कि समाज में बड़े आयु के लोगों को दिया जाता है। और तीसरा जो परिवार परिवार में किसी व्यक्ति की कैसी परिस्थिति उसके हिसाब से कैसा व्यक्ति का जो व्यवहार है, कैसा नेचर है, उसके आधार पर परिवार उसे कोई पद देता है। तो ये किसी भी व्यक्ति को जो पद मिलते हैं उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। वर्ग वो किस क्लास का हिस्सा है, किस तरह के वर्ग का वो हिस्सा है, व्यवसाय किस तरह का समाज में कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, विवाह विवाह उसने किस तरह के लोगों में किया है। तो कुछ परिस्थितियाँ व्यक्ति को इस तरह की मिलती हैं कि जिसके लिए उसे किसी तरह की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी जो परिस्थिति होती है उसके लिए उसे एफ़र्ट करने की ज़रूरत होती है। तो जो जो चीज़ें उसे बिना किसी कोशिश के मिलती हैं, उस तरह की परिस्थिति को समाजशास्त्र में प्रदत्त परिस्थिति कहा गया है। और दूसरी तरफ जिन्हें पाने के लिए एक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें अर्जित परिस्थिति में रखा गया है। तो इलियट और मेरिल की जो परिभाषा है वो यही कहती है कि व्यक्ति को जो पद मिलते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें किसी को लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या किसी भी तरीके से या उसके विशेष प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त होती है। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, जो कि किसी को जो जो प्रदत्त परिस्थिति है वो बिना किसी प्रयत्नों के मिल जाती है, जबकि कोई व्यक्ति किसी समाज का या किसी परिवार का, किसी जाति का हिस्सा बन जाता है। और दूसरी तरफ जो अर्जित परिस्थिति होती है उसके लिए व्यक्ति को मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आइए पढ़ते हैं परिस्थिति के प्रकार के बारे में। रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा था, जिसमें पहली आती है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी आती है अर्जित परिस्थिति। हालांकि एक तीसरे प्रकार की भी बात की जाती है जिसे काल्पनिक परिस्थिति कहा गया है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परिस्थितियां हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। ज़्यादातर बुक्स में इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रदत्त परिस्थिति के बारे में। सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें पाने के लिए व्यक्ति को किसी तरह का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कुछ परंपराओं, सामाजिक मूल्यों अथवा प्रथाओं के अनुसार व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियाँ अपने आप मिल जाती हैं। इन्हीं परिस्थितियों को हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। मतलब कि कुछ परंपराओं के आधार पर या सामाजिक मूल्यों के आधार पर जब समाज किसी व्यक्ति को बिना प्रयत्न किए या बिना कोशिश किए कुछ परिस्थितियाँ या पद दे देता है, उसे ही समाजशास्त्र की भाषा में प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बड़ी जाति में जन्म लेने से किसी व्यक्ति का पद जो है ऊंचा हो जाना, समाज उसे सम्मान की नज़रों से देखने लगता है किसी ऐसे बच्चे को जो कि एक बड़ी जाति में पैदा हुआ है। हालांकि अब ये चीज़ें बहुत कम है, पहले ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये इस तरह की जो परिस्थिति है, जैसे कि गोरे लोगों को काले लोगों के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, उन्हें ज़्यादा वैल्यू देना, या ये समझना कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं काले लोगों के मुकाबले। तो ये इस तरह की जो परिस्थितियाँ आती हैं जो कि बिना किसी एफर्ट के मिलती हूँ, उन्हें हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। तो प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उनमें सबसे पहले आती है लिंग भेद, कि लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू देना और किसी को कम देना, यानी आदमी और औरत, एक स्त्री पुरुष को में जो लिंग भेद किया जाता है, जो परिस्थिति के आधार पर जो भेद देखने को मिलता है वो इसी तरह की परिस्थिति का उदाहरण है। जैसे कि जो पुरुष हैं उन्हें स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा जो साहस के काम हैं वो पुरुषों को देना, और ये समझना कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं या वो घर के काम करती हैं तो वो इस तरह के काम करने में सक्षम नहीं है। तो वो इसी तरह की परिस्थिति का उदाहरण है कि जो कि ये मानती है कि पुरुष जो हैं वो साहसी काम, जो ज़्यादा साहस वाले काम है वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, और स्त्रियाँ चूँकि भावुक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो ये वो सिर्फ घर के काम ही कर सकती हैं। तो इस तरह की जो मेंटलिटी आती है वो इसी तरह की परिस्थिति से आती है, जो कि ये मानती है कि स्त्रियाँ पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर हैं। सेकंड नंबर पे आता है आयु भेद।
आयु के आधार पर जो परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को दी जाती हैं, जैसे कि बड़ी उम्र के लोगों को कुछ इस तरह के पद देना जो कि अनुभव के आधार पर हों, और छोटी उम्र के लोगों को उस तरह के पद ना मिलना, तो ये आयु के आधार पर जो भेद है तो वो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत ही आता है। थर्ड नंबर पे आता है नातेदारी। नातेदारी के आधार पर भी कुछ परिस्थितियाँ मिलती हैं, जैसे कि कुछ लोग जैसे कुछ कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, उसके जो रिश्तेदार किस तरह के हैं, उसके पेरेंट्स किस तरह के हैं, इस आधार पर भी लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी फैमिली कैसी होगी, उसके रिश्तेदार कैसे हैं। तो रिश्तेदार और उसके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जो परिस्थितियाँ दी जाती हैं किसी व्यक्ति को देखकर, समाज जैसे किसी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, किसी को कम देता है, तो ये सब चीज़ें उसके मेंबर, जो फैमिली मेंबर हैं, उसके रिश्तेदार, उसके आधार पर ही तय होती हैं। तो ये नातेदारी के आधार पर मिलने वाली परिस्थितियाँ हैं। और दूसरी तरफ जैसे किसी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके कोई दादा दादी बन जाते हैं, कोई चाचा चाची, मामा मामी बन जाते हैं, कोई बुआ या कुछ और अलग जो परिस्थितियाँ हैं उन्हें मिल जाती हैं, जिसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। बस उस समाज में यानी फैमिली में कोई बच्चा हुआ और लोगों को वो परिस्थितियाँ अपने आप मिल गई। तो ये इस तरह की परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति में आती है। फोर्थ नंबर पे आता है प्रजाति भेद। प्रजाति भेद का मतलब होता है कि जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है, अमेरिका, अफ्रीका जैसे जो कंट्री हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है ये, कि काले जो काले लोग हैं वो अपने आप को हालांकि मानते नहीं हैं, सोसाइटी ऐसा मानती है कि जो गोरे लोग हैं, गोरी प्रजाति है, वो काले लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनमें ज़्यादा गुण हैं और काले लोग उनके मुकाबले कम हैं। तो इस तरह के जो भेदभाव किया जाता है, हालांकि हमारे कंट्री में भी यानी भारत में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, काले गोरे का भेद होता है, लेकिन जो इस चीज़ की जो शुरुआत हुई है, ज़्यादातर प्रजाति के आधार पर जो भेद शुरू हुआ है वो दूसरे कंट्रीज़ से हुआ है। तो काले लोगों को कम इम्पोर्टेंस देना और गोरे लोगों को ज़्यादा साहसी मानना, ज़्यादा इंटेलिजेंट मानना, वो इसी तरह के परिस्थिति को दर्शाता है, जो प्रजाति भेद को दिखाता है। फिफ्थ नंबर पे आती है जाति भेद। जाति भेद का मतलब है कि जो ऊंची जाति में जन्म लिए हुए हैं उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, उन्हें ज़्यादा ऐसा मानना कि ये ज़्यादा गुणों से भरे हुए हैं या गुण संपन्न है, या इन लोगों को इन लोगों के अंदर जो खूबियाँ हैं वो छोटी जात के मुकाबले ज़्यादा हैं। तो इस तरह की जो सोच आती है वो इसी तरह की परिस्थिति से आती है, प्रदत्त परिस्थिति से, कि किसी जो बड़ी जात में पैदा हुआ है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जो छोटी जात के हैं वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है, वो उनके पास उतनी खूबियाँ नहीं हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ आती हैं वो प्रदत्त परिस्थिति में आती हैं। सिक्स नंबर पे आता है जन्म की वैधता। जो वैध बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उनके मुकाबले जो कि अवैध तरीके से पैदा हुए हैं। एक समाज में अगर कोई, आप खुद ही देखिए कि अगर कोई अवैध बच्चा होता है तो समाज जो है उसका जीना जो है मुश्किल कर देता है, उसे अलग अलग तरह से ताने दिए जाते हैं, उसे परेशान किया जाता है। तो जो समाज है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को समाज का हिस्सा मानता है जो कि वैध तरीके से पैदा हुए हों, और अवैध जो बच्चे हैं उनको समाज बहिष्कृत कर देता है या समाज से जो है समाज का उसे हिस्सा नहीं मानता। तो प्रदत्त परिस्थिति में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई कोशिश नहीं करनी, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बस वो समाज का हिस्सा बनने से ही व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो उसे निर्धारित करने वाले जो कारक थे ये थे, जो कि लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, जन्म की वैधता, जिसमें कि व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड नंबर पे आती है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति का मतलब उस तरह की परिस्थिति से जिसे कि व्यक्ति अपने प्रयासों से हासिल करता है, अपनी गुणों से, अपनी योग्यता और कुशलता से हासिल करता है। तो उस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो अर्जित परिस्थिति में आती है। जैसे कि प्रदत्त परिस्थिति सिर्फ समाज में का हिस्सा बनने से ही व्यक्ति को अपने आप मिल जाती हैं कुछ परंपराओं और कुछ
कुछ परंपराओं के आधार पर ही मिल जाती हैं। ठीक उसी तरीके से अर्जित परिस्थिति हासिल करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है। अपने गुणों के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियों को हासिल करता है। तो अर्जित परिस्थिति को जो निर्धारित करने वाले कारक हैं उनमें आते हैं सबसे पहले नंबर पे संपत्ति का संचय। समाज उन व्यक्तियों को ज़्यादा वैल्यू देता है जिनके पास ज़्यादा संपत्ति होती है, और समाज ऐसे लोगों को अपने आप ही एक ऊंची परिस्थिति दे देता है। वो ये मानता है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है वो जिनके पास नहीं है उनके मुकाबले ज़्यादा परिश्रमी, साहसी, योग्य और कुशल हैं, इसलिए वो समाज में एक ऊंची परिस्थिति के दावेदार हैं। तो इस तरह के लोगों को समाज एक ऊंचा पद देता है, हालांकि उन्होंने जो संपत्ति है वो वैध तरीके से कमाई हो, क्योंकि अगर अवैध तरीके से कोई संपत्ति अर्जित करता है तो समाज इस तरह के लोगों को सम्मान नहीं देता। सेकंड नंबर पे आता है शिक्षा। शिक्षा जो है अर्जित परिस्थिति का दूसरा निर्धारक कारक है, क्योंकि समाज जो है शिक्षित लोगों को अशिक्षित के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि ये मानता है कि जो शिक्षित लोग हैं वो ज़्यादा जानते हैं उन लोगों के मुकाबले जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अर्जित परिस्थिति का जो दूसरा उदाहरण है वो शिक्षा है, और शिक्षा ही व्यक्ति को इस प्रतियोगिता के जो युग है इस युग में सही रास्ता दिखा सकती है। तो शिक्षा को अर्जित परिस्थिति का दूसरा निर्धारक कारक माना गया है। थर्ड नंबर पे आती है राजनीतिक अधिकार। जिन व्यक्तियों को जो व्यक्ति किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं जो या कोई राजनीतिक सत्ता जो प्राप्त कर लेते हैं, इस तरह के लोगों को समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि समाज ये मानता है कि ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व का गुण होता है, और चूँकि नेतृत्व का जो गुण है वो एक अर्जित गुण है, तो इस तरह के जो राजनीतिक अधिकार जिन लोगों के पास रहते हैं या कोई सत्ता रहती है राजनीतिक, तो उस तरह के लोगों को समाज जो है बहुत इम्पोर्टेंस देता है। और यही रीज़न है कि कुछ लोग इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि वो अपने अलग ही राजनीतिक दल बना लेते हैं और उसके उस राजनीतिक जो दल हैं, पार्टी हैं, वो उसे बनाकर उसको चलाना शुरू कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है आविष्कार और नवाचार। जो लोग नए नए आविष्कार करते हैं, चाहे वो आविष्कार और नवाचार का मतलब होता है कोई भी ऐसा नया तरीका जो कि किसी काम को करने का एक नया ढंग लोगों के सामने पेश करता हो। तो जब नए नए आविष्कार जो कोई व्यक्ति कर देता है, जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, इसी तरीके से जो अलग अलग तरह के जो कलाकार हैं, जो संगीतकार हैं, जब वो नए नए तरीके सामने लाते हैं या जो कोई आविष्कार करता है वो नया आविष्कार करता है, तो ये चीज़ें भी समाज में व्यक्ति को एक ऊंची परिस्थितियाँ देती हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों को ज़्यादा सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने समाज के सामने एक नया ढंग पेश किया किसी काम को करने का। तो इस तरह के लोगों को एक ऊंची परिस्थिति अपने आप मिल जाती है, क्योंकि जो उनके काम होते हैं वो आम लोगों से हटकर होते हैं। फिफ्थ नंबर पे आती है व्यवसाय की प्रकृति। किसी व्यक्ति का व्यवसाय किस तरह का है, इस आधार पर भी समाज उसे ऊंची या नीची परिस्थिति देता है। जैसे कि कुछ लोग इस तरह का व्यवसाय करते हैं जो कि सम्मानजनक नहीं है, जैसे कि शराब का व्यवसाय, चमड़ा वगैरह, जो इस तरह के व्यवसाय रहते हैं, जो लोग इस तरह के काम में लगे हुए हैं उन्हें समाज ज़्यादा ऊंची परिस्थितियाँ नहीं देता, उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखता। दूसरी तरफ जो कि ऐसे प्रोफेशन हैं जिन्हें कि सम्मानित माना जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इस तरह के जो पेशे हैं उनसे जो उन लोगों को जो समाज इज़्ज़त देता है वो उन लोगों को नहीं देता जो कि गलत ढंग से व्यवसाय करते हैं या जिनके व्यवसाय सम्मानित नहीं होते। तो इस तरह के लोगों को जो सम्मानित व्यवसाय से अपनी आजीविका कमाते हैं, समाज जो है ऊंची परिस्थिति उन्हें देता है, उनकी परिस्थिति समाज में ऊंची ही रहती है। 6 नंबर पे आता है सामाजिक मूल्यों का पालन। समाज उन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है जो कि समाज के बनाए हुए मूल्यों का पालन करते हैं, और जो लोग उन चीज़ों से हटकर काम करते हैं, जो सामाजिक मूल्यों को नहीं मानते, समाज के जो नियम, कायदे, कानून हैं उनसे हटकर चलते हैं, इस तरह के लोगों को समाज कोई भी ऊंची परिस्थितियाँ नहीं देता।
सामाजिक मूल्यों के हिसाब से काम करने वाले लोगों को ही समाज सबसे ज़्यादा एक वैल्यूएबल इंसान के तौर पर देखता है। उन्हें समाज जो है एक ऊंची परिस्थितियाँ देता है। तो ये थी अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति, जिसे कि रॉल्फ लिंटन ने जिसका प्रकार रॉल्फ लिंटन ने बताया है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि समाज जो व्यक्ति को जो स्टेटस मिलता है, जो परिस्थितियाँ मिलती हैं, उनके कौन कौन से आधार हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।